हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस का नाम तो सुना ही होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो हमारे दो तरह से बनते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के, दूसरा WH वर्ड से शुरू होकर के। ठीक है? अब पहली बात तो यह है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य तो कौन से होते हैं और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य कौन से होते हैं। और पहली बात तो यह है कि WH वर्ड होते कौन से हैं। ठीक है? तो WH वर्ड वो होते हैं जो किसी प्रश्न पूछने के अर्थ में काम में लिए जाते हैं। जैसे इनकी स्टार्टिंग WH आता, इसलिए WH वर्ड कहते हैं। जैसे व्हाट, ठीक है, WH आता, वेयर, WH, ठीक है, व्हेन, WH आ रहा, हु, WH आ रहा है और WH से ही बना है हूं। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है हाउ। हाउ में W नहीं आता, लेकिन फिर भी इसको हम WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, WH वर्ड की कैटेगरी में शामिल करते हैं। ये सभी WH वर्ड हैं जो किसी प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं और प्रश्न पूछने के अर्थ में इनको हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। लेकिन अब समस्या ये है, हमें कैसे पता चलेगा, किस तरह से हम पहचान करेंगे कि ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या ये वाक्य WH वर्ड से बनेगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, किस सेंटेंस की शुरुआत तो हेल्पिंग वर्ब से होगी और किस सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होगी। इसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, हमने पहचान लिखी है यहाँ पर, ऐसे वाक्य जिनके आरंभ में क्या शब्द आता है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग के अंदर, जिनके शुरुआत ही क्या शब्द से होती है। किससे? क्या। क्या शब्द अगर किसी वाक्य के शुरुआत में ही हो तो उन वाक्यों की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। उनकी स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। अर्थात ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं होता है, मतलब यस और नो जिनका आंसर होता है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, उन प्रश्नों की अंग्रेजी बनाते समय हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे कौन से होते हैं? WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब भाई WH वर्ड से किन वाक्यों की स्टार्टिंग होती है, इसकी पहचान पढ़ लीजिए आप। ऐसे वाक्य जिनके बीच में, जिनके शुरू में नहीं आकर के बीच के अंदर प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है, इत्यादि शब्द अगर वाक्य के बीच में हो, ठीक है, शुरुआत में नहीं होकर के वाक्य के बीच में हो इत्यादि शब्द, ठीक है, तो उस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम स्टार्ट में क्या काम करेंगे? WH वर्ड काम में। कौन से वर्ड? WH वर्ड, मतलब इनमें से कोई वर्ड काम में आएगा। जैसे उसमें कहते हैं अपन कहाँ, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? वेयर। ठीक है, कैसे? हाउ। ठीक है, और जैसे व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों के हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहता हूं, क्या तुम खेलते हो। ठीक है, क्या तुम खेलते हो, इसकी शुरुआत कहां से होगी? हेल्पिंग वर्ड। इसका आंसर हो सकता है हाँ मैं खेलता हूं या फिर हाँ मैं नहीं खेलता। ठीक है, हाँ या नहीं, यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं अपन। ठीक है, अब मैं कहता हूं तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, तो इसमें क्या शब्द कहाँ पे आ रहा? मध्य में आ रहा, बीच में आ रहा। इसकी अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे कौन सा शब्द कहाँ मिलेंगे? WH वर्ड काम मिलेंगे। ठीक है, क्या तुम बाजार गए थे। ठीक, क्या तुम बाजार गए थे, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में हो सकता। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हेल्पिंग वर्ड से। अब मैं कहता हूं तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तुम कहाँ गए थे, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? WH वर्ड से। ठीक है,
अब मैं कहता हूं क्या गीता डांस करती है? क्या गीता डांस करती है? तो इसकी शुरुआत में क्या आ रहा है और इसका उत्तर, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। इसलिए इस वाक्य का जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे उसकी शुरुआत कहां से होगी? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, अब मैं कहता हूं गीता क्या करती है? गीता क्या करती है? ठीक, अब यहां पर क्या शब्द बीच में आ रहा, वाक्य के बीच में आ रहा, इसलिए इसका जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो शुरुआत कहां से होगी? WH वर्ड से। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आ रहा, इसलिए इसकी शुरुआत कहां से? अंग्रेजी माध्यम से में हेल्पिंग वर्ब से। इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपको कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे क्या शब्द अब मध्य में आ गया, बीच में आ गया, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? WH वर्ब से। तो समझ में गया होगा आपको कि अगर किसी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द, ठीक है, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कौन, कहां, कैसे, कब इत्यादि शब्द अगर वाक्य के मध्य में आए, वाक्य के बीच में आए, तो उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? WH वर्ड से। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों प्रकार के जो सेंटेंस है, दोनों प्रकार के जो वाक्य है, इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए मैंने एक ही फार्मूला बनाया है जिससे आप किसी भी वाक्य की, किसी भी प्रकार के वाक्य की अंग्रेजी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए WH वर्ड। अगर WH वर्ड आपके काम में आ रहा हो, ठीक है, अगर वाक्य के मध्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द है जैसे क्या, कौन, कहां, कैसे इत्यादि शब्द अगर वाक्य के बीच में है तब तो WH वर्ड काम में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या है? हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का वो वाक्य है उस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। इसके पश्चात सब्जेक्ट, कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं नॉट। अगर उस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आ रहा हो, कौन सा शब्द? नहीं शब्द, नकारात्मक वाक्य भी हो, प्रश्नवाचक भी हो सकता, प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो, तो इसमें हम नॉट भी लगा देते हैं यहाँ पर, अगर हो तो। ठीक है, प्लस। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, मैंने आपको बताया था कई हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड होते हैं, जैसे हैज बीन, ठीक है, विल बी, शैल बी। इसी में तीन वर्ड होते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो जो इसका जो पहला वर्ड है, फर्स्ट जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, वो तो आती है स्टार्टिंग के अंदर, और जो पीछे का जो भाग है हेल्पिंग वर्ब का जो शेष भाग है वो आता है बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। अगर नोट लगा हुआ है, नोट भी काम में आ रहा है, तो नोट के भी बाद है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेन वर्ब से पहले, मुख्य क्रिया से पहले। ठीक, हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो लगा दीजिए, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। फिर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, आपने क्या कार्य किया, ठीक है, आपकी क्रिया क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो आप, ठीक है, तो वह आपकी मेन वर्ब। प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्थान वस्तु का नाम, अदर कुछ हो सकता है ऑब्जेक्ट। अदर, अदर का मतलब है शेष भाग, जिसमें समय भी आता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, वो भी अदर के अंदर लास्ट में हम डाल देते हैं, या सेंटेंस का कोई बचा हुआ भाग वो भी इस अदर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इन दोनों प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम केवल एक मात्र सूत्र काम में लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपके शुरुआत में क्या आ रहा है तो आप फार्मूला कहां से काम में लेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपके स्टार्टिंग के अंदर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है,
यहाँ से क्या से हो रही है, तो हम इस फार्मूले को यहाँ से काम में लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह से इस फार्मूले को यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है, इनमें से कोई शब्द आ रहा हो, क्या, कौन, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में अगर आ रहे हो कहीं पर, तो उस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, WH वर्ड से। कहाँ से करेंगे, WH वर्ड से, ठीक है। वो उस शब्द पर निर्भर करता है कि कौन सा शब्द है। जैसे वहां पे आ रहा है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो क्या की मीनिंग क्या होती है, भाग, तो WH वर्ड क्या हो गया, भाग, ठीक है। अब तक कहते हैं वह कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो कहाँ वाक्य बीच में आ गया, तो कहाँ का मतलब होता वेयर, तो WH वर्ड क्या जाएगा, वेयर, शुरुआत कहाँ हो जाएगी, वेयर से, ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक जो शब्द है उसी के अनुसार हम इनमें से कोई एक WH वर्ड काम में ले लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, इस तरह से हम आगे सेंटेंस को इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम इसका एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे इसको हम अभी, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ध्यान समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इन दोनों टेंसों में, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों टेंसों में हम हु के साथ, WHO, हु जो होता है, वैसे तो WH वर्ड होता है ये, ठीक है, लेकिन हु को हम सब्जेक्ट के तौर पर मानते हैं। इसको सब्जेक्ट मान करके ही अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं साधारण वाक्यों की तरह, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसके साधारण वाक्यों में, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते। ठीक इसी प्रकार हु के साथ अगर वाक्य में हु आ रहा है तो हु के साथ भी डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल साधारण वाक्यों के अंदर, ठीक है, ठीक है। और पास्ट जो इंडेफिनिट है, इसमें भी हु के साथ हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे फिर क्या करेंगे, तो अगर साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है, और उसमें अगर आपके हु आता है, हु काम में आ रहा है WH वर्ड के रूप में, इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ मैन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ देंगे, तो इसको एक वचनकर्ता के रूप में मान के चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो मैन वर्ब में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंदर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम काम में लेंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे यदि साधारण वाक्यों में हु शब्द आपके काम में आता है तो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं लिखा भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हु को एक वचन कर्ता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके साधारण वाक्यों की तरह अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ठीक है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। इनके साथ हु के साथ डू डज या डिड का प्रयोग नहीं करते, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, परंतु लेकिन, ठीक है, बट नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, अगर इस वाक्य में नहीं शब्द भी हो भी काम में आ रहा हो और उसमें नोट भी आ रहा हो, नहीं शब्द भी आ रहा हो, तो नकारात्मक वाक्य में हु को WH वर्ड मान करके उपरोक्त सूत्र के अनुसार हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। अगर वो वाक्य नकारात्मक भी है, नकारात्मक वाक्य में उसमें नहीं शब्द भी अगर आ रहा है, तो हम हु के साथ में डू डज या डिड का प्रयोग करेंगे और इसी फार्मूले के अनुसार उसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। समझ आगे कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य,
एग्जाम्पल। फिर हम सीखेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का एग्जाम्पल। फिर मैं आपको बताऊंगा इस हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। हम देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, देखिए। अब देखिए, हम इसी फार्मूले को काम में लेते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आपको यही फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर WH वर्ड हम कब काम में लेते हैं, जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हो। ठीक है, और अगर वाक्य के आरंभ में शुरुआत के अंदर क्या शब्द आ जाए तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। यहाँ सब वाक्यों का देखते हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम बाजार गए थे, क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। इन सभी वाक्यों में शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ इन सभी वाक्यों में WH वर्ड काम में नहीं आएगा। इन सब वाक्यों का जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो उस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो इन वाक्यों में WH वर्ड काम में नहीं आएगा। इन सभी वाक्यों की शुरुआत केवल हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इजेएमआर। कौन सी होती है, इजेएमआर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम। ठीक है, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। ठीक है, तो यू के साथ हम क्या लेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब आर। इज तो आएगा नहीं, इज किसके साथ आता है, एक वचन कर्ता के साथ। तो यहाँ पे तुम है, यू, मतलब इसलिए हम क्या लेंगे काम में, आर। सबसे पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम। ठीक है, इसलिए आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट। यदि हो तो ये कोई नकारात्मक वाक्य तो है नहीं। ठीक है, इसमें नहीं शब्द तो कहीं आ रहा नहीं, इसलिए नोट नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग भी नहीं है, अकेला एक सिंगल वर्ड है आर। ठीक है, इसके साथ कोई अन्य वर्ब जुड़ा हुआ तो है नहीं, जैसे हैज के साथ बीन जुड़ा हुआ होता है, हैज बीन, हैव बीन, ऐसे तो कुछ है नहीं, केवल आर है यहाँ पर। तो आर का शेष बचा हुआ भाग है नहीं। ठीक है, नोट भी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए सीधे मैन वर्ब पर। तो मैन वर्ब, इसमें क्रिया क्या हो रही है भाई, जाना। जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। लेकिन क्रिया का कौन सा रूप हम काम में लेंगे, तो क्रिया का हम चौथा रूप काम में लेंगे। इसमें होता है फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी। तो गो का हो जाएगा गोइंग, इसलिए लिख दिया गोइंग, मैन वर्ब हो गई। अब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम, सब किसमें जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं। तो स्कूल, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट में आ गया। तो लिखेंगे टू स्कूल। किसी स्थान से जुड़ने के अर्थ में क्या लगाते हैं हम, सबसे पहले टू का प्रयोग करते हैं, और अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ गया? अब दूसरे पे आते हैं हम, क्या तुम बाजार गए थे। अब सबसे पहले तो इस वाक्य की पहचान कीजिए, ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में। ठीक है, जबकि साधारण वाक्यों में तो हम डिड का प्रयोग करते ही नहीं है, केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लगाते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें डिड का प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गए आपके डिड। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यहाँ पे तुम, यहाँ लिख दिया मैंने यू, तुम माने यू। ठीक है, अब नॉट। अब नॉट तो इसमें है नहीं, कहीं पर दिया हुआ कहीं पे नहीं शब्द। अगर इसमें कहीं भी नहीं शब्द दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, मैन वर्ब से पहले।
लेकिन सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट तो आएगा नहीं, ठीक है, जो के बाद में। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग वो भी यहाँ पर नहीं है, केवल डिड अकेला ही होता है इसके अंदर, ठीक है। अब मैन वर्ब मुख्य क्रिया क्या, गो, और इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम में लेते हैं, ठीक है, सेकंड फॉर्म काम में नहीं लेते हैं। सेकंड फॉर्म कब लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है, इसलिए मैन वर्ब आ गई गो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो टू मार्क, ठीक है, तो डिड यू गो टू मार्केट, यानी क्या तुम बाजार गए थे। WH वर्ड्स में आएगा नहीं, क्योंकि इसका उत्तर भी हाँ या नहीं में होगा, मतलब यस या नो में होगा इसका उत्तर, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक। अब हम तीसरे पे आते हैं, क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। ध्यान देखना, क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये कौन सा टेंस है, गागेगी। तो मैंने बताया था ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें शुरुआत में क्या आएगा, WH वर्ड नहीं आएगा, इसमें भी शुरुआत कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट है हम, तो हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल, इसमें लिखा शैल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होगी शैल। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया वी। इसके बाद में नॉट, ठीक है, अगर हो तो इसमें नहीं शब्द आ रहा, ध्यान देखिए तो इसमें क्या आ रहा, ये नहीं शब्द आ रहा, इसलिए नॉट का प्रयोग हम करेंगे कहां पर, सब्जेक्ट के बाद, तुरंत बाद, इसलिए शैल के बाद वी के बाद नॉट, ठीक है, हो गया नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यदि हो तो तब शैल अकेला ही होता है इस टेंस के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल शैल अकेला ही आता है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ब जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग है नहीं। अब मैन वर्ब क्या है इसमें, जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, और फर्स्ट फॉर्म में काम में आएगी, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में काम में आएगा इसमें, तो यहाँ पे गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू स्कूल, ठीक है, स्कूल को, तो हम कल स्कूल को नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्ट स्थान क्या आ रहा है, स्कूल, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसमें एक शब्द बच गया कल, क्या बच गया, कल। इसमें ये समय बताया हुआ है हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो कल आने वाले कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर टुमारो, क्या हो गया, टुमारो। तो बीते हुए कल की बात हो तो यस्टरडे, लेकिन यहाँ पे आने वाले कल की बात हो रही है, क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब आने वाले कल, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसलिए कल का अर्थ है यहाँ पे आने वाला कल, इसलिए हम लिख दिया टुमारो। कोई दिक्कत समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखिए, क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक जगह समय और एक है रहा है, रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर रहा, रही, रहे शब्द के साथ में समय भी दिया हुआ हो, ठीक, तो यहाँ पर है भी आ रहा, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं हैज बीन और हैव बीन। कौन से लेते हैं, हैज बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या भाई, वह, ठीक है, वह। तो वह के अनुसार हम हैज बीन लेंगे काम में या हैव बीन काम में लेंगे, तो आप कहेंगे वह है यहाँ पर, इसके साथ हम हैज बीन काम में लेंगे। कौन सी काम में लेंगे, हैज बीन, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या शब्द शुरुआत में है, इसलिए WH वर्ब यहाँ पे आएगा नहीं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब का मुख्य भाग, तो यहाँ पे हैज बीन है, तो हैज बीन में से पूरा हैज बीन नहीं आएगा, केवल हैज लेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा स्टार्टिंग में केवल हैज, ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड, मतलब पहला शब्द, जो फर्स्ट वर्ड होता है तो मुख्य
जो हेल्पिंग वर्ब का जो मुख्य भाग होता है उसी को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हैज बीन आपको स्टार्टिंग में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, तो शेष बचा हुआ जो भाग है बीन वो हम बाद में लिखेंगे, हम स्टार्टिंग में केवल हेज लिखेंगे। मैंने लिख दिया हेज, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वह, क्या वह, इसलिए लिख दिया शी, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात है और लड़की के अर्थ में क्या लेते हैं हम, शी काम में लेते हैं और लड़के के लिए ही काम में लेते हैं, तो वह के लिए यहाँ लिख दिया हमने शी। ठीक है, अब नोट, अगर नोट का प्रयोग इसमें हो रहा हो तो इसमें कहीं नहीं शब्द आ रहा है क्या? ठीक है, इसमें कोई भी नहीं शब्द नहीं आ रहा, तो नोट यहाँ पे आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग बचा हुआ है इसमें, तो इसमें क्या बचा हुआ है यहाँ पे बीन, क्योंकि मैंने बताया था हैज बीन और हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद में बीन काम में लेंगे। ठीक है, बचा हुआ भाग, वो दिक्कत है, हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग आ गया बीन। अब लिखेंगे मैन वर्ब, अब इसमें मैन वर्ब क्या, धोना, धोना एक क्रिया है, ये आपकी मुख्य वर्ब है। ठीक है, मैन वर्ब है तो इसकी मीनिंग होती है वॉश, लेकिन यहाँ पर इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब का हम चौथा रूप काम में लेते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा वॉशिंग। क्या हो गया? वॉशिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कपड़े, कपड़े की मीनिंग क्या हो गई? क्लॉथ्स। ठीक है, ये हो गया क्लॉथ्स। अब इसमें क्या बच गया? समय बच गया, 2 घंटे से, तो भाई इसके अंदर समय दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई काम कितने समय अंतराल से हो रहा है, इसलिए तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना इसको, इसलिए इसमें सेंस ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे अपन। तो 2 घंटे से ये केवल समय की अवधि है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत है? अगर आप चाहें तो इसका सीधा सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस बना दीजिए, सीधा सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस बना दीजिए, फिर उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का जो मुख्य भाग है उसको उठा के आप शुरुआत में ले आइए। ठीक, शुरुआत में लेके आ जाइए, तब भी इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, अब अगले पे आते हैं हम, क्या सीमा 2 घंटे से सो रही होगी। अब देखिए ऐसी पहचान करते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, और साथ में समय भी दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? समय, और यहाँ देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है? विल हैव बीन और शैल हैव। कौन सी आती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। लिख देता मैं आपको समझाने के लिए। इसमें आती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, इसमें 2 ये हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। अब देखिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सीमा। ठीक है, केवल एक वचन है और यहाँ पर किसी लड़की का नाम है, इसलिए इसके साथ हम कौन सी लेके आएंगे? विल हैव बीन। ये आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ विल आता है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? विल हैव बीन का। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग के अंदर, इसमें हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड है, विल, हैव और बीन। तो इसमें जो पहला वर्ड है, फर्स्ट जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, इसलिए मुख्य हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आती है, तो मुख्य हेल्पिंग वर्ब हो गई विल। इसके बाद में सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? करने वाली कौन है? सीमा, फिर आ गया सीमा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नोट। अगर इसमें नकारात्मक भी है, अगर ये सेंटेंस नकारात्मक भी है तो हम नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक वाक्य के अनुसार इसमें कहीं नोट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं शब्द नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो नोट यहाँ पे होगा नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, अब हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ भाग कौन सा बच गया भाई? हैव बीन। क्या बच गया? हैव।
तो हमने इसके बाद लिख दिया हैव बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग ये आ गया हैव बीन। अब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, इसमें काम क्या हो रहा? सोना। सोना, सोने की मीनिंग क्या होती है? स्लीप। स्लीप माने सोना। लेकिन इसमें मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है उसका कौन सा रूप काम में लेते हैं? इसमें चौथा रूप काम में लेते हैं, ठीक है। स्लीप का हो गया स्लीपिंग, क्या हो गया? स्लीपिंग, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है नहीं कहीं पर, ठीक है। केवल इसमें समय बच गया 2 घंटे से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपकी क्रिया मेन वर्ब, ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर समय बच गया 2 घंटे से, तो इसको समय की अवधि को बताने के लिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, क्या हो गया? फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगर आपको घड़ी का समय दिया हुआ होता तो हम लिखते हैं सिंस 3 o'clock या सिंस 2 o'clock, इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर इसी वाक्य में मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या सीमा 2 घंटे से नहीं, यहाँ नहीं शब्द जोड़ता हूं मैं, अगर नहीं सो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के शेष भाग से पहले। तो यहाँ पर नोट का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा नोट? यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं शब्द हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब हम आते हैं ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। तो अब देखिए हम WH वर्ड वाले सेंटेंस पे आते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनके मध्य में, जिनके बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हो, तो उनकी शुरुआत हम WH वर्ड से करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तुम क्यों दौड़ रहे हो, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्यों, ठीक है। इसलिए इस वाक्य की शुरुआत हम WH वर्ड से करेंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मीनिंग क्या होती है? वाई। तो हम लिख दिया यहाँ पे वाई, ठीक है। अगर WH वर्ड स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले WH वर्ड, किसी बीच में आ रहा है क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वाई। अब हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले इसकी पहचान करेंगे कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। लेकिन इज, एम, आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेंगे, उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, यू। अब यू के साथ क्या आएगा? आर, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, इसलिए हमने लिख दिया यू, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद नोट। अगर इसमें नहीं शब्द आ रहा है, क्या नहीं शब्द आ रहा है, हम नोट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट नहीं आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड में है केवल आर, ठीक है। इसका दूसरा वर्ड इसमें यहाँ पर है नहीं इस टेंस के अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग आएगा नहीं। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। अब मेन वर्ब में जो मुख्य क्रिया होती है उसका कौन सा रूप काम में लेते हैं? इसमें चौथा रूप काम में लेते हैं, फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी, इसलिए हो गया रन का रनिंग, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, हम स्कूल कब जाएंगे। हम स्कूल कब जाएंगे, सबसे पहले देखिए इसमें WH वर्ड आएगा कब। कब मानी व्हेन, ठीक, WHEN, ठीक, व्हेन मानी कब। तो यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्रश्नसूचक जो शब्द है कब, वो वाक्य के बीच में आ रहा, इसलिए इसकी भी शुरुआत क्या होगी? WH वर्ड से होगी कब। कब को हम क्या बोलते हैं? व्हेन, WHEN, व्हेन लिख दिया हमने, इसका अर्थ होता है कब। अब इसकी पहचान करेंगे गागेगी, ये कौन सा टेंस है भाई? ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसमें हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब शैल आएगा या विल आएगा, उसके लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम। अब हम के साथ क्या आएगा?
हम की मीनिंग क्या होती है वी, और वी के साथ क्या आएगा शैल, इसलिए WH वर्ड तो हो गया वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई शैल, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वी, तो हम लिख दिया वी, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य ये है नहीं, इसमें नहीं शब्द आ रहा नहीं है, नॉट यहाँ पर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब आ जाइए सीधे मैन वर्ब में, इसमें मैन वर्ब क्या है जाना, जाने की मीनिंग क्या होती है भाई गो, ठीक। और इसमें कौन सी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं, इसलिए गो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया स्कूल, तो यह हो गया टू स्कूल, व्हेन शैल वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाएंगे। अब देखिए आगे, कल तुम कहाँ जा रहे थे, अब यहाँ पे एक WH वर्ड है कहाँ, कहाँ का मतलब हो गया वेयर, तो हम लिख दिया कहाँ के लिए लिख दिया वेयर, यह हो गया आपका WH वर्ड। अब दूसरी बात, इसकी पहचान करेंगे रहा था रही थी रहे थे, ये कौन से टेंस में आते हैं, ये आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर, वाज और वर, ठीक है। अब यहाँ पर वाज आएगा या वर आएगा, उसके लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है तुम, ठीक है, यू, तो यू को हम बहुवचन कर्ता मानते हैं, इसलिए यू के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए WH वर्ड के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, नॉट यहाँ पर है नहीं, ठीक है, नॉट का प्रयोग होगा नहीं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग ये भी यहाँ पर नहीं है, ये वर्ड सिंगल वर्ड में होता, एक ही शब्द होता है वर्ड, ठीक, फिर मैन वर्ब, तो इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा रूप काम में लेते हैं, चौथी फॉर्म काम में लेते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें क्रिया का चौथा रूप हम काम में लेते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मतलब गोइंग। अब इसमें क्या बच गया भाई कल, ठीक है, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो बीते हुए कल की बात हो रही है, और बीते हुए कल का अर्थ हो गया यस्टरडे, ठीक है, क्या हो गया यस्टरडे, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए आगे, अध्यापक सोमवार से क्या पढ़ा रहा था, ठीक है, अध्यापक सोमवार से क्या पढ़ा रहा था, तो इसमें रहा था रहे थे रही थी, इसका मतलब ये हो गया ये कंटिन्यूअस, ठीक है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है सोमवार से, ठीक है, सोमवार से क्या पढ़ा रहा था, तो आपको टाइम भी इसमें दिया हुआ है कि किस समय से आपको कोई काम हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड बीन काम में लेते हैं, हैड बीन काम में लेते हैं, लेकिन हैड बीन से पहले इसमें WH वर्ड कौन सा आएगा, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्या, क्या शब्द आ रहा क्या, और क्या की मीनिंग क्या होती है वाट, तो लिख दिया क्या के लिए, इस क्या के अनुसार WH वर्ड बनता है आपका वाट, लिख दिया वाट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, ठीक, लेकिन हैड बीन में से जो पहला वर्ड है, जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है, केवल वही शुरुआत में आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया है, क्या गया है, ठीक है। अब हेड के बाद में, अब हेल्पिंग वर्ड के बाद क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अध्यापक, ठीक, काम करने वाला कौन है अध्यापक, ठीक, क्या हो गया द टीचर, क्या हो गया द टीचर। अब सब्जेक्ट हो गया द टीचर, अब इसके बाद नोट, तो यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है नहीं, इसलिए नोट नहीं आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, तो हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग यहाँ पर है, क्या बचा हुआ है बीन बचा हुआ है, BEEN बीन, हैड बीन, तो हैड तो आ गया सब्जेक्ट से पहले, लेकिन बीन आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो यहाँ पे आ गया बीन, द टीचर बीन। अब इसके बाद क्या था मैन वर्ब, तो मैन वर्ब यहाँ पे क्या है पढ़ाना, क्या है पढ़ाना, पढ़ाने में क्या किया टीच, लेकिन इसमें मैन वर्ब का चौथा फॉर्म हम काम में लेंगे, चौथी फॉर्म काम में लेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी टीचिंग, तो गया टीचिंग। अब इसमें समय दिया हुआ सोमवार से, तो यहाँ पर ये हमें ज्ञात है कि कोई काम
किस समय से चल रहा है, ठीक है, सोमवार से, इसलिए इसमें दिन का नाम ज्ञात होने की वजह से हम सिंस का प्रयोग करेंगे, लेंगे सिंस मंडे। कोई दिक्कत है, समझ आ गया। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। तो व्हाट हैड द टीचर बी टीचिंग सिंस मंडे, कोई दिक्कत है। अब देखिए, वह 2 घंटे से क्या कर रही है, वह 2 घंटे से क्या कर रही है। अब देखिए, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएगा, इसका मतलब है कंटिन्यूअस है। साथ में समय दिया हुआ 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से, इसका मतलब ये हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए, इसमें WH वर्ड, WH वर्ड में क्या है, इसमें WH वर्ड में क्या यानी व्हाट, तो लिख दिया व्हाट, ये WH वर्ड आ गया इसका। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसमें आएगा हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब इसमें से हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वह कौन है, एक लड़की है, ठीक है, क्योंकि वह 2 घंटे से क्या कर रही है, तो यहाँ वह शब्द आया है किसी लड़की के लिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा शी, और शी के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए लिख दिया हैज, ठीक है। अब सब्जेक्ट आ गया शी, नॉट इसमें है नहीं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग, तो यहाँ पे हैज के साथ बीन जुड़ा हुआ था, ठीक है, हैज तो हो गई मुख्य हेल्पिंग वर्ब, ये तो आ गई सब्जेक्ट से पहले, और बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद, समझ गया, बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद में, इसलिए हमने लिख दिया व्हाट हैज शी बीन। यहां तक पहुंच गए अपन, हेल्पिंग वर्ब शेष भाग आ गया। अब मैन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, इसमें करना, करने की मानी होती है डू, डू मानी करना, डी ओ डू मानी करना, कोई भी हम काम करते बोलते हैं डू, और डू की चौथी फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फिर लगाएंगे तो क्या जाएगा डूइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें चौथी फॉर्म काम में लेंगे, तो हो जाएगा डूइंग, ठीक है। अब समय दिया हुआ 2 घंटे से, या समय की अवधि ज्ञात है 2 घंटे से, इसमें लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब हम आते हैं, मैंने आपको चार्ट के अंदर एक हु का स्पेशल मैंने आपको बताया था कि इसके हु को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु का प्रयोग एक सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है। अब हम हु से बनने वाले जो सेंटेंस है उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ भाई, अब देखिए हु से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम हु को एक सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके चलते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हम वाक्य बनाते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और हु के साथ में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं। अब देखिए कैसे, बाजार कौन जाता है, ठीक है, यहाँ पर कौन, कौन का अर्थ होता हु, ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हो गया हु, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है भाई, वैसे आप तो देखेंगे तो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे सूत्र इस तरह से होता है साधारण वाक्यों के लिए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो हो गया हु, ठीक है, हु मानी कौन, यहाँ पे कौन ही मतलब हु सब्जेक्ट के तौर पर है, इसलिए हु। अब हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते, हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करते, केवल मैन वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं अगर कर्ता एक वचन है तो, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया था कि हु को हम एक वचन कर्ता मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया है, जो वर्ब है
जाता है, तो जाना, जाने की मीनिंग क्या होती है? गो। अब गो के अंदर हम एस या ईएस जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ओ आने की वजह से इसमें गो का क्या हो जाएगा? गोज, ईएस इसमें ऐड हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी नहीं, सीधी क्या जाएगी? मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ईएस ऐड कर दिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बाजार। तो किसी बाजार को जा रहे हैं, इसलिए जाएगा टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट। अब देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने काम में नहीं ली, ठीक है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति हमने हु को सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके ये वाक्य बनाया, ठीक है। और इसमें WH वर्ड भी आ गया हु, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी हमने काम में नहीं ली। अब देखिए जयपुर कौन गया, ठीक है भाई, जयपुर कौन गया हम पूछते हैं किसी से, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन, WH वर्ड क्या है? कौन। इसको हम लिखेंगे हु, मतलब जो सब्जेक्ट के तौर पे भी काम में आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? हु, ठीक है। कौन का मतलब हो गया हु, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन साधारण वाक्यों में ध्यान समझना, साधारण वाक्यों में यहाँ पे नहीं शब्द नहीं आएगा, नकारात्मक वाक्य नहीं है, तो इसको साधारण वाक्यों में हम डिड का प्रयोग नहीं करते, केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैन वर्ब हो गई गया, मतलब जाना, जाने की मीनिंग होती है गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, सीधे मैन वर्ब पे जाते हैं, तो मैन वर्ब होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, इसलिए हमने लिखा वेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जयपुर, तो वही टू जयपुर, ठीक है। तो हु वेंट टू जयपुर, जयपुर कौन गया। तो यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो प्रश्नसूचक जो शब्द है कौन, वाकई बीच में आ रहा है, इसलिए हु तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें हमने मैन वर्ब एस ईएस ऐड किया है, जबकि यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसमें मैन वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म काम में ली है। ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब एकदम जयपुर कौन नहीं गया, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है, और मैंने आपको ये कहा था साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं, लेकिन नकारात्मक वाक्यों में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हु, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है, नहीं शब्द आ रहा है, तो नहीं शब्द आने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस में अपन डिड का प्रयोग करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे डिड। अब नकारात्मक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? नॉट भी लगता है। नॉट क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास के अंदर नकारात्मक वाक्य के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसलिए डिड के बाद क्या लगाएंगे हम? नॉट, ठीक है। अब इसके पश्चात मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, तो यहाँ गया, जाने की मैंने क्या हो गई? गो, इसमें लिख दिया गो। अब जयपुर यानी टू जयपुर, जो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हु डिड नॉट गो टू जयपुर, ठीक। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य होने की वजह से हमने डिड का प्रयोग किया है, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमने काम में लिया, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म हमने काम में लिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर बाकी टेंस आप जानते ही हो, इस सब के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं सभी टेंस में बाकी में। तो यहाँ कौन पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ भी WH वर्ड होगा हु, ठीक है, कौन पढ़ रहा है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आ गया कौन, मतलब हु। अब हेल्पिंग वर्ब, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, किसका? इज एम आर का,
लेकिन मैंने आपको बताया था हु को हम एक वचनकर्ता के रूप में मान करके चलते हैं, इसलिए हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज। तो हु इज। अब मैन वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना रीड, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ। ठीक है, स्थान के लिए क्या देगा, यहाँ। यहाँ की मीनिंग क्या होती है, हियर। ठीक है, तो हियर लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो हु इज रीडिंग हियर, यहाँ कौन पढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए, तुम्हें अब कौन बुलाता है। ठीक, पांचवा सेंटेंस है, तुम्हें अब कौन बुलाता है। अब देखिए, इसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे कौन, मतलब हु। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी ता है, ते हैं आदि शब्द आ रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें डू डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हु को हम एक वचनकर्ता के रूप में मान करके चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, इसलिए सब्जेक्ट के तौर पे तो आ गया हु। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं। मैन वर्ब, तो मैन वर्ब का मतलब हो गया बुलाना, बुलाना मतलब कॉल, तो CALL, इसमें हमने एस ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैन वर्ब में हम एस या एस ऐड करते हैं अगर कर्ता एक वचन हो तो। अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसके अंदर हम एस या एस ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया कॉल्स। ठीक है, CALL और आगे इसमें एस ऐड कर दिया। ठीक है, हो गया मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। ठीक है, तुम्हें, तुम्हें की मीनिंग क्या होगी, यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया यू, ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। ठीक है, अब क्या बच गया इसमें, अब। सामने दिया हुआ अब, अभी, अभी। ठीक, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, नाउ। ओके, नाउ माने अब। तो हु कॉल्स यू नाउ। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।